हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय चुंबकत्व एवं द्रव्य के पार्ट 8 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं आज हम किन किन विषयों को पढ़ेंगे। तो आज हम चुंबकन यानी जिसे हम कैपिटल M से दिखाते हैं, चुंबकीय तीव्रता H और तीनों सदिशों चुंबकीय क्षेत्र B, H और M में संबंध देखेंगे। चुंबकीय प्रवृत्ति और चुंबकशीलता के बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक से, चुंबकन, जिसे हम कैपिटल M से दिखाते हैं। तो चुंबकन, आप चुंबकत्व में देखते हैं कि जब चुंबकीय क्षेत्र होता है तो हमारे पास चुंबकीय आघूर्ण होता है ना। अगर मैं एक धारावाही लूप से स्टार्ट करूँ तो धारावाही लूप में धारा बहती है, तो उस धारा में कौन बहते हैं? इलेक्ट्रॉन बहते हैं। और हमने इससे पहले वाले अध्याय में पढ़ा है कि धारा का चुंबकीय प्रभाव, जब आप किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो वो इलेक्ट्रॉन है उनके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा। इसका मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? एक चुंबकीय आघूर्ण है। और ये इलेक्ट्रॉन किस में होता है? एक परमाणु में होता है। तो अगर आप एक पदार्थ के बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है एक पदार्थ, तो उसके सारे परमाणुओं के जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके चुंबकीय आघूर्णों को जोड़ दे तो आपके पास एक परिणामी चुंबकीय आघूर्ण बनता है। तो आपके पास कोई भी अगर दिया गया नमूना यानी कोई भी ऐसा पदार्थ है, तो अगर आप उसके प्रति इकाई आयतन में जितना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसको देखें तो वही आपका चुंबकन M होता है। ठीक है, इसे हम इस तरीके से लिखते हैं M नेट, M चुंबकीय आघूर्ण जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होगा, और कैपिटल V प्रति इकाई आयतन का मतलब, जैसे अगर आप घनाभ की बात करते हैं और इकाई आप ले लीजिए मीटर, तो 1 मीटर क्यूब आयतन में जितना आपका चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा वही है आपका चुंबकन। ठीक है, चुंबकन के बारे में आपको और बताऊं तो ये एक सदिश राशि होती है। इसका विमीय सूत्र L⁻⁻1A होता है और मात्रक एम्पियर पर मीटर, जिससे जब आप मीटर को ऊपर लेकर जाते हैं तो वो मीटर⁻⁻1 हो जाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं एक लंबी परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र। ये जो टॉपिक है ये आपके आगे के टॉपिक्स को समझने में काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो इसलिए अच्छे से इसे समझते हैं। आप जानते हैं एक परिनालिका इस तरीके से एक बेलनाकार होती है और इसमें कई सारे तार के फेरे लपेट दिए जाते हैं। तो मान लिया ये N फेरों से अगर मिलकर बनी हो और इसमें I धारा बह रही हो, तो इसके अंदर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो मान लिया ये B0 से अगर हम दिखा रहे हैं तो μ0 Ni होगा। ठीक है, अब अगर मैंने इसी परिनालिका के अंदर एक चुंबकन का कोई पदार्थ रखा, जो शून्यतर चुंबकन का पदार्थ लिखा है यहाँ, तो अगर वो रखा जो मतलब चुंबकित है, जैसे आप लोहे की क्रोड रख दें, तो उसके कारण भी तो परिनालिका के अंदर कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो अगर आप उसे Bm से दिखा रहे हैं तो आप लिखते हैं परिनालिका का कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाता है? B बराबर B0 जो धारा के कारण है और Bm जो क्रोड के कारण है। ठीक है, अब जब वैज्ञानिकों ने बहुत सारे पदार्थों पर प्रयोग किए तो उन्होंने क्या पाया, जब आप उस लोहे की क्रोड को या फिर जब पदार्थ की क्रोड को रखते हैं जिसके पास चुंबकत्व होता है, तो ये जो उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र Bm होता है, किसके अनुक्रमानुपाती होता है? जो आपने अभी अभी चुंबकन के बारे में पढ़ा। क्योंकि चुंबकन किस पर निर्भर करता है? स्मॉल m पर, चुंबकीय आघूर्ण पर। यानी जितना आप चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाएंगे m बढ़ेगा और m के बढ़ने से इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण बढ़ेगा। तो जब ये आप अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, आप यहाँ पे बराबर लिखते हैं और एक नियतांक लिखते हैं, और वो नियतांक μ0 जो आपका बायो सेवार्ट के नियम से चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि हम चुंबकत्व में तो यही यूज़ करते हैं। तो आप इस वाले रिलेशन को याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास ये वाला पूरा फॉर्मूला है, आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आपको मैं बताती हूँ कैसे। तो जैसे आपके पास ये Bm है, इस Bm की जगह आप μ0 m लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा μ0 m, वो Bm हो गया। ठीक है, और ये जो B0 होता है, B0 क्या है कि जब आप परिनालिका में धारा प्रवाहित करते हैं उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तो देखिए जब आप किसी भी परिनालिका में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस धारा के योगदान को दिखाने के लिए आप एक भौतिक राशि का प्रयोग करते हैं जिसे कहते हैं H। ठीक है, तो जितनी आप अगर ये धारा बढ़ाते जाएंगे, और H को क्या कहते हैं? चुंबकीय तीव्रता। तो जितनी आप धारा बढ़ाते जाएंगे इसके कारण यानी H बढ़ता जाएगा, तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र B0 होगा वो भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक अनुक्रमानुपाती का संबंध हो गया। तो यहाँ से अगर मैं इस अनुक्रमानुपाती के साइन को हटाऊं तो बराबर में एक कांस्टेंट लिखेंगे और H, तो ये μ0 H हो जाएगा। तो देखिए μ0 यहाँ से कॉमन लिख दिया और H प्लस M यहाँ। तो हमने जो ये परिनालिका के अंदर कुल चुंबकीय क्षेत्र था, इसको हमने किस तरीके से लिख दिया? इस वाले फॉर्मूले को हमने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, आगे देखते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति, जिसे हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जैसे इसका नाम है, चुंबकीय प्रवृत्ति, यानी कितना ये चुंबकत्व के, कैसी ये चुंबकत्व के प्रति प्रवृत्ति रखता है कोई भी पदार्थ। अब देखिए जो चीज़ें हम यहाँ पर इस वाली वीडियो में पढ़ रहे हैं वो सारी चीज़ें वैज्ञानिकों ने पहले बहुत सारे
पदार्थों के लिए देखी हुई हैं, प्रयोगों में देखा कि अच्छा ये वाला पदार्थ कैसे बिहेव करता है, और उसके बाद आपके पास रिजल्ट्स आते हैं कुछ, और उन्हीं रिजल्ट्सों के स्टडी के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं उसे। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं पदार्थों के चुंबकीय गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, तो चुंबकीय प्रवृत्ति यानी कैसी प्रवृत्ति कोई भी पदार्थ चुंबक के प्रति रखता है, तो इसको हम किससे समझेंगे, हम किसी बाह्य कारक से समझेंगे, क्योंकि चुंबकीय प्रवृत्ति किसके कारण होगी, चुंबकीय आघूर्ण के कारण। और चुंबकीय आघूर्ण पे कौन निर्भर करता है, चुंबकन, मैंने अभी आपको बताया था। तो ये जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है कैपिटल एम पर से प्रभावित होती है। और जो ये कैपिटल एम होता है, क्योंकि जब आपने बाहर से लोहे की क्रोट डाली, तो ये जो कैपिटल एम होता है ये बाह्य कारकों द्वारा प्रभावित होता है। अब देखा ये गया है कि ये जो कैपिटल एम होता है चुंबकन, ये चुंबकीय तीव्रता एच, ये क्या थी, धारा का योगदान जो अपने परिनालिका में भाई उसके अनुक्रमानुपाती होता है, यानी एम जो अनुक्रमानुपाती हो गया वो एच के। तो जब आप इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे आप लिखेंगे बराबर और एक कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट होता है, इसी कांस्टेंट को आप कहते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक है, और इस चुंबकीय प्रवृत्ति ये एक विमाहीन राशि होती है, क्योंकि आप इस एच को अगर इधर लेकर जाएंगे एम के बट्टे में, तो दोनों के मात्रक सेम होते हैं, तो उनका मात्रक कुछ भी नहीं आएगा, यानी एक आएगा तो कुछ भी नहीं आया, तो विमा भी नहीं है और मात्रक भी नहीं है। और जो ये चुंबकीय प्रवृत्ति होती है बहुत छोटे परिमाण वाली राशि, जो आपको एक्स की तरह आप इसको बनाते हैं। ठीक है, अब अगर आप आगे गए, लेकिन आप इसी तरीके से दिखाएंगे, जैसे एक्स तो आप ऐसे भी बनाते हैं, लेकिन आप यही वाला एक्स बनाएंगे। ठीक है, अब आपको एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपके पास दे दूं कि आगे वाली वीडियो में जब हम अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए पढ़ेंगे, तो एक्स के बारे में पढ़ेंगे कि चुंबकीय प्रवृत्ति छोटी और धनात्मक होती है अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए, और कम होती है, छोटी होती है और ऋणात्मक होती है प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए। ठीक है, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं आपेक्षिक चुंबकशीलता यानी रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर के बारे में। देखिए, हमने पहले शुरू से ही जब हम बायो सेवार्ट के नियम से करते हुए आए, हम म्यू जीरो के बारे में पढ़ते हैं कि म्यू जीरो एक नियतांक है, लेकिन वहाँ पे भी आपने पढ़ा था कि जो म्यू जीरो होता है वो चुंबकशीलता होती है, निर्वात में चुंबकशीलता, है ना। और अब हम पढ़ेंगे आपेक्षिक चुंबकशीलता यानी म्यू आर। ठीक है, इस म्यू आर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब देखिए, ये वाला फॉर्मूले से तो आप परिचित है, जो परिनालिका के अंदर कुल चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसी फॉर्मूले में हम म्यू आर को लाना चाहते हैं, क्योंकि आपेक्षिक चुंबकशीलता के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हमें पता है, हमें जो जो चीज़ें हमने पढ़ चुकी है उनके फॉर्मूलों को यहाँ लिखेंगे। एम के बारे में हमें पता है कि एम का ये फॉर्मूला है, तो हमने एक्स एच को यहाँ लिख दिया। ठीक है, यहाँ से देखिए एच और एच कॉमन आ गया, बाहर ले लिया। अब देखिए यहाँ पे हमने बाहर ले लिया। देखिए, ये जो 1+x है इसी को हम क्या लिखते हैं, इसी को हम म्यू आर लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये वाला फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है आगे भी। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र को हम इस फॉर्मूले से भी दिखा सकते हैं। इस तरीके से हमें एक चीज़ मिल गई कि ये जो म्यू आर है वो 1+x चुंबकीय प्रवृत्ति के बराबर हो गया। और म्यू आर भी एक विमाविहीन राशि है, क्योंकि जिस पर ये निर्भर कर रहा है यानी चुंबकीय प्रवृत्ति, वो भी एक विमाहीन राशि है। ठीक है, आगे आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं। देखिए, ये जो म्यू जीरो म्यू आर है, आपको अगर याद हो वैद्युत क्षेत्र में हम विद्युतशीलता की बात करते थे, हम वहाँ पे बात करते थे कि किसी भी पदार्थ की जो कुल विद्युतशीलता होती है वो उसकी निर्वात में और उसकी आपेक्षिक ऐसे लिखते थे हम, विद्युतशीलता के बराबर होती है। आपको याद हो अध्याय 1 में हमने पढ़ा है। ठीक है, जब हम कूलाम के नियम को भी करते थे, तो ये उसकी निर्वात में होती थी, ये आपेक्षिक, और ये पदार्थ की वैसी वैद्युतशीलता होती थी। तो यहाँ पर भी वही केस है कि यहाँ पे म्यू जीरो है, एप्सिलॉन जीरो की जगह एप्सिलॉन आर की जगह क्या है, म्यू आर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने वैसे ही म्यू लिखा। और ये म्यू है क्या, ये पदार्थ की चुंबकशीलता है। ठीक है, ये पदार्थ की चुंबकशीलता है। ठीक, इस तरीके से हमारे पास ये दो रिलेशन आ जाते हैं कि आपका जो म्यू है वो म्यू जीरो म्यू आर, जो हमारे पास यहाँ से आया, और अगर मैं म्यू आर की वैल्यू यहाँ पे लिख दूँ तो 1+x हो जाता है। तो यही जो आपके पास रिलेशन होता है चुंबकीय प्रवृत्ति, आपेक्षिक चुंबकशीलता और पदार्थ की चुंबकशीलता के बीच में एक संबंध होता है। इसे आप याद रखेंगे, आगे आपके काम आएगा। अब हम करते हैं उदाहरण 5.10। तो इस उदाहरण को करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी सबसे कि आप इसको पहले खुद से ट्राई करें। ठीक है, क्योंकि जितने भी हमने सूत्र किए हैं उनके बेसिस पर ही ये क्वेश्चन होगा, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, ताकि आपकी खुद से ये हैबिट होती जाए। हो सकता है पहली बार में ना हो, लेकिन आपसे होगा फिर, तो इसलिए ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और नहीं हुआ तो फिर मेरे साथ कीजिएगा। तो एक परिनालिका के क्रोड में भरे पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता 400 है, यानी हमें क्या मिल गया, म्यू आर मिल गया। परिनालिका के विद्युतीय रूप से पृथक्करण 2 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी आई भी मिल गया। और यदि इसकी प्रति 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या 1000 है, अब 1000 क्या है हमारे पास, एन हमें मिल गया, तो हमें निकालना है एच क्या होगा। अब आप अपने दिमाग पे जोर डालिए, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि एच क्या होता है। तो एच होता क्या है,
क्योंकि अभी नोटेशन याद करने में आपको समय लगेगा। तो H होता है हमारे पास चुंबकीय तीव्रता, ठीक है। तो सबसे पहले आप वही कीजिए जो हम करते हैं, सबसे पहले जो जो चीज़ें आपको दी होती है वो लिखिए आपने। उसके बाद अब देखिए H का कोई मैंने आपको मेन फॉर्मूला नहीं बताया, ये M पर निर्भर करता है, लेकिन M भी यहाँ पर नहीं है। देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जुड़ा है, मैंने आपको जो बताया H के बारे में, तो किसी भी परिनालिका में धारा का योगदान ये H है। और धारा कितनी बहेगी परिनालिका में, जितनी फेरे हैं, क्योंकि ये जितने कुल फेरे हैं इन्हीं फेरों में तो I बह रही है ना, तो यही NI आपके पास ये H होगा, ठीक है। यही, अब देखिए किसी को अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता और वो केवल सूत्र याद कर रहा है तो फिर उसको अच्छे से नहीं मालूम होगा, तो इसलिए आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझिएगा और सूत्र भी अच्छे से याद कीजिए। तो अब आपने क्या करना है, सारी वैल्यूज़ को यहाँ रखा, 10 की, ये जो 1000 है आप इसे 10 की घात 3 भी लिख सकते हैं, तो 2 गुणा 10 की घात 3 एम्पियर पर मीटर आपका आंसर हो जाएगा। आगे आपको निकालना है चुंबकन। चुंबकन को निकालने के देखिए आपके पास दो फॉर्मूले हैं जो अभी तक हमने पढ़ लिए, तो दोनों से आपका आंसर निकल सकता है। अब दोनों से ट्राई कीजिए, मैं आपको ऊपर वाले से बताती हूँ, ठीक है, लेकिन दोनों से आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक। तो अगर जब आपके पास ये वाला फॉर्मूला आप ऊपर वाला यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको m चाहिए तो आपने m को वहीं रखा और बाकी सारी वैल्यूज़ को b के नीचे ले गए, तो आप जब सारी वैल्यूज़ को देखेंगे सॉल्व करके तो आपके पास कुछ ये आ जाएगा। सिंपल आपको उधर लेकर जाना है भाग में और फिर प्लस माइनस करनी है, मतलब लिखना नहीं है प्लस माइनस क्योंकि ये अंक तो है नहीं, तो आपको सीधा उधर साइड लेकर जाना है। अब आप देखिए आपको पता है b की जगह हम क्या लिख सकते हैं, μ0 μr h, तो आपने लिख दिया। अब देखिए h कॉमन, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास कॉमन, ये μ0 क्योंकि h को कॉमन लेके तो कोई फ़ायदा नहीं, ये μ0 आप कॉमन ले लेंगे और फिर h को भी कॉमन ले लेंगे। जब आप μ0 ऊपर वाली साइड कॉमन ले लेंगे तो नीचे भी हर में भी है, अंश में भी तो कट जाएगा, और h भी आप बाहर ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखिए तो h भी आपने बाहर ले लिया। अब आपके पास सारी चीज़ें मालूम है, आपने सारे मान रखे, इसको आगे सॉल्व किया तो आपके पास आ जाता है 798 गुणा 10 की घात 3 एम्पियर पर मीटर। लेकिन आप बुक के आंसर से इसको मैच करना चाहते हैं, देखिए किसी बच्चे ने यहाँ तक किया एग्जाम में तो वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ बुक में आंसर इससे थोड़ा अलग है, वो क्यों है। देखिए बुक वालों ने यहाँ पे 10 की घात 3 की जगह यहाँ पे लिखा है 10 की घात 5, तो आप 10 की घात 5 कैसे बनाएंगे, जब आप इसको 10 की घात 2 से गुणा करेंगे। अब जब आप गुणा कर रहे हैं तो भाग भी करेंगे, ठीक है, तो जब गुणा करेंगे तो 10 की घात 5 बन जाएगा, अब भाग करेंगे तो ये 7.98 आ जाएगा। अब देखिए 7.98 किसके बराबर है, 8 के बराबर हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये 9 है तो इसको, क्योंकि 5 से बड़ा होते हैं तो हम एक अंक बढ़ा देते हैं, 8 लिख देते हैं, तो ये 8 गुणा 10 की घात 5 एम्पियर पर मीटर आपके पास आ जाएगा। आगे हम करते हैं, आगे बी चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र के लिए तो फॉर्मूला सिंपल है, आपके पास μr पता है, आपको μ0 का मान पता है, आप h पता है। μ0 का मान हम पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो एक बार सोचिएगा ज़रूर इसके बारे में कि क्या मान होता है इसका, ठीक है। तो आपके पास 4 पाई गुणा 10 की घात -7 μ0 का मान होता है। आपने फिर पाई की जगह आप 22/7 भी लिख सकते हैं, 3.14 भी। देखिए मैं प्रेफर करूँगी आप यहाँ पे 3.14 लिखिए, क्योंकि 22/7 अगर यहाँ पे लिखेंगे ऐसे तो 7 से यहाँ पर ऊपर कुछ भी नहीं कट रहा है सीधे सीधे, तो इसलिए 3.14 लिखिए सीधे, फिर गुणा कर देंगे तो उसके बाद आपके पास 1 टेस्ला आ जाएगा। आगे करते हैं चुंबककारी धारा IM के बारे में। देखिए अभी तक चुंबककारी धारा का कोई कॉन्सेप्ट हमने नहीं समझा है, तो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए जब आप किसी परिनालिका में धारा प्रवाहित करते हैं, मतलब धारा प्रवाहित करी और एक क्रोड भी रखी, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र आपके पास ये धारा के कारण था और ये क्रोड के कारण था। अब आप क्या करें, अगर ये क्रोड को अगर आप बाहर निकाल लें उस परिनालिका से तो आपका ये वाला चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, लेकिन इसकी बजाय आप इस क्रोड को बाहर निकालने के लिए इसकी बजाय आप क्या करें, आप इस IM, मतलब जो आप परिनालिका में धारा प्रवाहित कर रहे हैं I, इस B0 की जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, तो आप उस धारा के साथ अगर थोड़ी एक्स्ट्रा धारा, थोड़ी अतिरिक्त धारा IM भी बहा दें, तो वो IM भी उतना ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा जितना कि ये क्रोड कर रही थी। यानी कि आप क्रोड हटा दें तो आप अगर परिनालिका में इस IM धारा को बहा दें, ठीक है, I के साथ ही I प्लस IM धारा अगर आप बहा दें तो वो उतना ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी जितना कि क्रोड भी कर रही थी, यानी क्रोड को हटाने पर भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ पे IM बहानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता है कि आपके पास परिनालिका में तो चुंबकीय क्षेत्र इतना होता है, लेकिन I के साथ अब IM जुड़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपने क्रोड हटा दी और IM लगा दी, तो आपके पास सारी वैल्यूज़ है, आपने रख दिया 2 + IM को वहीं रखते हैं सारी वैल्यूज़ को नीचे, तो यहाँ पे 1 के नीचे ये सारी की सारी इधर वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये बट्टे का साइन, ठीक है। आपने इधर सॉल्व किया तो ये 796 आ गया, आगे इसको सॉल्व करने पर 794 एम्पियर आपके पास आ जाता है, ठीक।
तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा सबसे पहले चुंबकन के बारे में कि किसी भी पदार्थ में जो प्रति इकाई आयतन में उत्पन्न परिणामी चुंबकीय आघूर्ण है उसको कहते हैं चुंबकन। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद हमने परिनालिका के कुल चुंबकीय क्षेत्र को समझा और इस BM जो क्रोड के कारण चुंबकीय क्षेत्र था उसकी चुंबकन के साथ संबंध देखा। उसके बाद हमने चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में समझा कि चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है और उससे रिलेटेड फॉर्मूला समझा। उसके बाद मैंने एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दी अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए और प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए, जिसे हम आगे डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हमने B बराबर μH को समझा कि किस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र आप जो परिनालिका में धारा प्रवाहित करते हैं वो वाला, और धारा के योगदान में संबंध। और उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास है कि आप परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और μR और चुंबकीय प्रवृत्ति के बीच में संबंध। और μR क्या होती है? आपेक्षिक चुंबकशीलता। और तीनों में संबंध आप इससे देख सकते हैं, इन दोनों से। तो अगली क्लास में हम पदार्थों के चुंबकीय गुण, प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व और लौह चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए थैंक यू।